स्वागत है मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था, यानी व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन। जिन कारणों से हमारा संपूर्ण वैदिक इतिहास माइथोलॉजी अर्थात मिथक मात्र बनकर रह गया है, उसका निवारण कर हम महाभारत युद्ध का सटीक समय ज्ञात करेंगे। मेरा नाम है सुनील शोरान। मैं लेखक हूँ काल विज्ञान और विश्व इतिहास की समय रेखा नामक पुस्तक का, जिसे आप मेरी वेबसाइट रामायणा.com से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। मित्रों, सिद्धांत युग के खगोलविद आर्यभट्ट के कहे कलयुग के आंकड़े के अनुसार आम धारणा तो यही है कि महाभारत युद्ध 3102 ईसा पूर्व के 36 वर्ष पूर्व यानी आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। परंतु हम भारतीयों का यह मत मात्र एक पूर्वाग्रह है जो एक मनुष्य के कथन मात्र पर आधारित है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होने में सक्षम नहीं है। इसीलिए इसकी वैश्विक स्वीकृति आज तक नहीं हो पाई है। तो आइए भेड़ चाल चलना छोड़कर और आर्यभट्ट के मत वाले पूर्वाग्रह को एक और रखकर वैज्ञानिक रूप से महाभारत युद्ध के काल को समझते हैं। मित्रों, महाभारत काल को जानने में इसकी काल गणना के हमारे प्रयास में जो 3-4 मुख्य बाधाएं हैं, पहले एक बार उनका स्मरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम बाधा है लैक ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी एक ऐतिहासिक संदर्भ का अभाव, जो पुरातत्व विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के साक्ष्य से होना चाहिए। द्वितीय बाधा है वैदिक काल चक्र के महायुग आदि का हमारा अज्ञान या कहें कि मिथ्या ज्ञान। तृतीय बाधा है महाभारत में प्रदत्त ग्रह नक्षत्र अवस्थितियों अर्थात पोजीशंस, जिन्हें लोग मात्र यूनानी द्वादश राशि चक्र के अनुसार सोचते हैं। चतुर्थ बाधा है महाभारत में ग्रह नक्षत्र अवस्थितियों के लिए प्रयुक्त शब्द वक्र को टेढ़ा न समझकर उसे प्रतिगामी अर्थात रेट्रोग्रेड यानी वापस जाने वाला समझना। अभी बारी बारी से इन चारों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। महाभारत काल गणना में जो हमारी सर्वप्रथम बाधा है वह है ऐतिहासिक संदर्भों का अभाव, जो पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी और भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी के एविडेंस यानी साक्ष्यों से होने चाहिए। मित्रों, हमारे भारतीय समाज की वर्तमान संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि कथावाचकों ने जो कुछ गलत सही लोगों को बता दिया, लोग उसे ही प्रामाणिक मान बैठते हैं और जिसमें विज्ञान की नितांत उपेक्षा ही होती है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। यदि हम इतिहास को कल्पना की उड़ान से न देखकर इतिहास मात्र की दृष्टि से समझेंगे तो ही ठीक समझ पाएंगे। अन्यथा संपूर्ण जीवन अलादीन के उड़न खटोले और जादुई चिराग जैसे टीवी सीरियल वाले कपोल कल्पना के झूठे इतिहास की भूलभुलैया में ही भटकते रहेंगे। यह अति खेदपूर्ण है कि अभी तक के अधिकतर भारतीय विद्वानों ने बिना किन्हीं ऐतिहासिक संदर्भों के ही एकमात्र ज्योतिष के आधार पर महाभारत काल को मनमाने ढंग से तय करना चाहा है। मित्रों, आज के वैज्ञानिक युग में यह आचरण कैसे स्वीकार्य हो सकता है? इसलिए किसी भी काल गणना में सर्वप्रथम एक ऐतिहासिक संदर्भ का होना अत्यावश्यक है, जो किसी मनुष्य मात्र के कथन से न आकर पुरातत्व और भूगर्भ विज्ञान के साक्ष्य से आता है, और वे साक्ष्य मिलते हैं पृथ्वी की कोख की परतों में सिमटे अवशेषों से। इस प्रकार चिंतन करने पर महाभारत काल के 3 मुख्य ऐतिहासिक संदर्भ हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनमें पहला ऐतिहासिक संदर्भ है सरस्वती नदी के सूखने का काल, क्योंकि महाभारत में कई जगह सरस्वती नदी को अनेक स्थानों पर सूखी हुई कहा गया है, जिसमें विंशन आदि तीर्थ प्रसिद्ध थे। महाभारत युद्ध के समय बलराम की तीर्थ यात्रा से सरस्वती तट के इन मुख्य तीर्थों का ज्ञान होता है। पुरातत्व द्वारा अभी हमें यह ज्ञात ही है कि 2000 ईसा पूर्व से पहले सरस्वती नदी पूर्ण वेग से बहती थी। फिर 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में जगह जगह सूखनी आरंभ हुई थी और महाभारत काल तक आते आते अनेक स्थानों पर सूख चुकी थी। इसके सूखने में भी कम से कम 500-700 वर्ष तो लगे ही होंगे, क्योंकि इतनी विशाल नदियां एकाएक तो सूख नहीं सकती। जो भी हो, यह निष्कर्ष आता है कि महाभारत में अनेक स्थानों पर सूखी सरस्वती का वर्णन होने से महाभारत काल किसी भी प्रकार 2000 ईसा पूर्व से पूर्व का हो ही नहीं सकता। तो इस ऐतिहासिक संदर्भ से महाभारत युद्ध की ऊपरी समय सीमा 2000 ईसा पूर्व तय हो जाती है। फिर दूसरा ऐतिहासिक संदर्भ है आयरन अर्थात लोह धातु की खोज का काल, क्योंकि जहाँ रामायण काल में ताम्र अर्थात तांबे के अस्त्र शस्त्र ही प्रयुक्त हुए थे, वहीं महाभारत काल में अधिकतर लोहे और स्टील के अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त हुए थे। जैसा महाभारत में वर्णन है, लोहे को अयस आदि और स्टील को शैक्य कहा गया है। यह शैक्य स्टील लोहे और लकड़ी के टुकड़ों को भट्टियों में एक साथ पकाकर बनाया जाता था। तो स्पष्ट है कि महाभारत काल लोह युग के आरंभ के बाद में ही पड़ेगा, और आज हम विज्ञान द्वारा स्पष्ट जानते ही हैं कि लोह युग 1200 ईसा पूर्व यानी 1200 बीसी में आरंभ हुआ था। इस प्रकार इस ऐतिहासिक संदर्भ से हमारी महाभारत युद्ध की ऊपरी समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से संशोधित होकर 1200 ईसा पूर्व हो जाती है। फिर तीसरा ऐतिहासिक संदर्भ है पुराणों में
वर्णित हस्तिनापुर की बाढ़ का काल, जो सम्राट युधिष्ठिर की 8वीं पीढ़ी में सम्राट निचक्षु या निचक्रू के समय आई थी, जिसमें उन्होंने हलादनी गंगा द्वारा हस्तिनापुर के जलमग्न होने पर उसको त्याग कर कुरु राजधानी को अपने अंतर्गत पड़ने वाले वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी में स्थानांतरित कर लिया था। फिर ASI यानी भारतीय पुरातत्व संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर BB लाल की अगुवाई में इस घटना का सत्यापन करने के लिए 1951 में हस्तिनापुर में खुदाई हुई, जिसमें बाढ़ की तलछट मिट्टी दबी मिलने से हस्तिनापुर बाढ़ की इस घटना का सत्यापन हुआ और कार्बन डेटिंग द्वारा इसका काल निर्धारण लगभग 800 ईसा पूर्व तय हुआ। ASI के इस आंकड़े में 200 वर्ष ऊपर नीचे की त्रुटि हो सकती है, क्योंकि 1950 के दशक में कार्बन डेटिंग प्रणाली के कैलिब्रेटेड न होने की वजह से यह अत्यधिक सटीक नहीं होती थी। इस आंकड़े के ऊपर नीचे 200 वर्षों की त्रुटि संभावना से हस्तिनापुर बाढ़ का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य तय होता है और महाभारत काल इससे 7 पीढ़ी पूर्व यानी 200 वर्ष पहले हुआ था। तो इस ऐतिहासिक संदर्भ से भी महाभारत युद्ध का अनुमान 1200 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के मध्य इंगित होता है, जो लौह युग के आरंभ के बाद का ही है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि ये तीनों ऐतिहासिक संदर्भ एक दूसरे को सत्यापित करते हैं और विशेष हो जाते हैं, क्योंकि बिना किसी कथावाचक या पौराणिक की बातों में फंसे हुए मात्र पुरातत्व विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के साक्ष्यों से हमें सीधे सीधे महाभारत युद्ध की ऊपरी और निचली समय सीमाओं का ज्ञान हो जाता है कि महाभारत युद्ध 1200 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व के मध्य घटित हुआ था। तो इस प्रकार यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रथम बाधा दूर होती है। अब चर्चा करते हैं महाभारत काल गणना की दूसरी बड़ी बाधा की, जो है वैदिक काल चक्र के महायुग आदि का हमारा ज्ञान या कहें कि मिथ्या ज्ञान। यहाँ वैदिक काल चक्र को जान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि महाभारत युद्ध को 28वें द्वापर युग के अंत में होना लिखा है और इससे समस्या यह आती है कि वर्तमान लौकिक अर्थों के अनुसार अनुवाद करने पर ये वाले श्लोक द्वापर युग आदि की जो संख्या बताते प्रतीत होते हैं वह अत्यंत विशाल, हास्यास्पद और पृथ्वी ग्रह पर मानव सभ्यता के उदय के आंकड़े को भी लाखों वर्षों से पार करने वाली प्रतीत होती है। इसलिए विश्व के समस्त विद्वान, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक आदि पुराणों के इन कथनों को अस्वीकार करते हैं। तो क्या महायुग आदि कहने वाले ये पौराणिक श्लोक ही गलत हैं या फिर इनके अनुवाद करने में हमारी समझ में कोई दोष है? तो मित्रों, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, वैदिक संख्याओं में ब्रह्मा की जो आयु कही गई है उसकी समानता ब्रह्मांड के सूत्रधार सूर्य की आयु से करने पर टॉप टू बॉटम कैलकुलेशंस के अनुसार इन श्लोकों में प्रयुक्त सहस्राणी शब्द का अर्थ सहस्त्र शब्द का शतांश यानी 10 आता है, जिससे इन श्लोकों में कही समस्त संख्याएं सटीक हो जाती हैं। मैंने यह भी बताया था कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की एक चौकड़ी को महायुग कहते हैं और महायुग की पौराणिक परिभाषा द्वादश सहस्राणी दिव्य वर्ष नाम के अनुसार उसका सत्य अर्थ 12 गुणा 10 यानी 120 सौर वर्ष होता है और इसका दशांश यानी 12 वर्ष ही किसी एक कलयुग की अवधि होती है। यदि इससे बॉटम टू टॉप कैलकुलेशंस भी करोगे तो भी ब्रह्मा की व्यतीत आयु और पूर्ण आयु क्रमशः सूर्य की व्यतीत आयु और पूर्ण आयु के समान है, जो एकदम सही है, क्योंकि सूर्य के बिना कैसा पृथ्वी और कैसा ब्रह्मा। तो यहाँ ब्रह्मा के रूप में सूर्य का ही कथन है और इस प्रकार वैदिक काल चक्र का जो सत्य अर्थ ज्ञात होता है वह वैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक रूप से तय हुई महाभारत काल की ऊपरी समय सीमा को भंग भी नहीं करता। अभी कुछ लोग 28वें कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के अगले वर्ष से मानते हैं, कुछ श्री कृष्ण के स्वर्गवास से और कुछ पांडवों के पुत्र परीक्षित के राज्याभिषेक से। इस संदर्भ में वराहमिहिर और आर्यभट्ट की कलयुग थ्योरीज यानी उनकी कलयुग परिकल्पनाओं की वैधता का परीक्षण भी कर लेते हैं कि महाभारत काल विषयक उनकी ये कलयुग परिकल्पनाएं सही हैं या गलत, और यदि उनसे गलती हुई है तो वह क्या है। मित्रों, वराहमिहिर एक सुप्रसिद्ध खगोलविद और ज्योतिषी थे। ये उज्जैन परंपरा से थे और उन्होंने इसके पूर्व पुरुष वृद्ध गर्ग का बताया हुआ 2448 ईसा पूर्व वाला कलिकाल ही कहा था, जिसका आधार 2700 वर्षों वाला एक सर्वथा असत्य सप्तऋषि चक्र था। मैंने सप्तऋषि चक्र को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परीक्षित के राज्याभिषेक के समय किसी सूतपुत्र या मुनि ने एक खगोलीय अवलोकन किया कि उस समय सप्तऋषि तारे मघा नक्षत्र के आरंभ को इंगित कर रहे थे। फिर 100 वर्ष पश्चात किसी और ने भी अवलोकन किया और यह समझकर कि सप्तऋषि तारे मघा नक्षत्र के अंत को इंगित कर रहे हैं, पुराणों में लिख दिया कि सप्तऋषि तारे प्रत्येक नक्षत्र में 100 वर्ष भ्रमण करते हैं। फिर 253 ईस्वी के आरंभ में जब उज्जैन के खगोलविद और ज्योतिषाचार्य वृद्धगर्ग ने भी यही अवलोकन किया और सप्तऋषि तारों को मघा नक्षत्र को ही इंगित करते
करते हुए पाया तो सोचा कि अहो, सप्तऋषि तारे तो 2700 वर्षों का पूर्ण भ्रमण करके फिर मघा नक्षत्र में आ गए हैं और इसलिए परीक्षित राज्याभिषेक को पूर्ण 2700 वर्ष बीत गए हैं। यह सोचकर ही उनकी उज्जैन परंपरा की कलयुग थ्योरी अर्थात कलयुग परिकल्पना उनके 253 ईस्वी वाले उस वर्ष से 2700 वर्ष पूर्व यानी 2448 ईसा पूर्व में तय हुई। परंतु मित्रों, वैज्ञानिक सत्य तो यह है कि सप्तऋषि तारे और मघा नक्षत्र की परस्पर स्थिति अचल है और सप्तऋषि तारे सदैव ही मघा नक्षत्र को इंगित किया करते हैं। यह अवलोकन मैंने भी किया है और आप भी इसे करके इसका सत्य परख सकते हैं। तो इस प्रकार 2700 वर्षों वाले सर्वथा सत्य सप्तऋषि चक्र पर आधारित वृद्ध गर्ग की कलियुग परिकल्पना का खंडन हुआ। फिर आर्यभट्ट ने भी पुराणों में कही महायुग की अवधि यानी 12 सहस्राणी दिव्य वर्षाणाम, जिसका सत्य अर्थ 12 गुणा 10 से 120 दिव्य वर्ष अर्थात 100 वर्ष होता है, लेकिन जिसे आर्यभट्ट के काल में 12 गुणा 1000 से 12,000 100 वर्ष समझा जाता था, उसे देवताओं के वर्ष बताकर उनके मानव वर्ष निकालने के लिए उसे 360 से गुणा करके एक महायुग में 43,20,000 100 वर्ष होने बता दिए और सत्य त्रेता द्वापर कली आदि इसके अधिभागों को भी बराबर बता दिया। उज्जैन परंपरा से श्रेष्ठता के चक्र में आर्यभट्ट ने अपने इस महायुग के कलियुग का आरंभ वृद्ध गर्ग के थोड़ा और पहले 3102 ईसा पूर्व में होना बताया। मित्रों, दिव्य वर्ष को दिवाकर अर्थात सूर्य वाले सौर वर्ष की अपेक्षा उसे देवताओं का वर्ष कहना ही अतार्किक और अवैज्ञानिक है। फिर देवता वर्ष, पितृवर्ष, मानव वर्ष आदि काल्पनिक भेदों का तो क्या ही कहना, परंतु तब से लेकर आज तक व्यक्ति पूजा के फेर में आर्यभट्ट का यही अवैज्ञानिक आंकड़ा भारतीयों के मानस पटल पर चिपका हुआ है। ये युग, महायुग, दिव्य वर्ष आदि मैंने एक पिछले वीडियो में विस्तार से कहे हैं मित्रों, आप वह वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट की कलियुग परिकल्पना भी कल्पना पर आधारित होने के कारण खंडित होती है। तो वृद्ध गर्ग और आर्यभट्ट दोनों ही की कलियुग परिकल्पनाएं असत्य पर आधारित हैं और वैज्ञानिक रूप से तय हुई महाभारत काल की ऊपरी समय सीमा को भंग करने से दोषपूर्ण है। तो इस प्रकार यह दूसरी बाधा का निस्तारण भी हो गया। अब चर्चा करते हैं तृतीय बाधा की, जो यह लोक अवधारणा है कि महाभारत की ग्रह नक्षत्र स्थितियां अर्थात पोजीशंस द्वादश राशि चक्र के अनुसार कही हैं। मित्रों, यह दिन को रात कहने जितना ही सत्य है। मैंने इससे पिछले वीडियोस में यह बताया ही था कि आधुनिक द्वादश राशि चक्र यूनानी मूल का है और हमारे वैदिक नक्षत्र चक्र के खंडित रूप का परिष्कृत और पुनर्गठित रूप ही है। यह भी बताया था कि कैसे 27 वैदिक नक्षत्रों से पहले 18 राशियां और फिर कैसे उनकी 12 राशियां हुई जो द्वादश राशि चक्र बनाती हैं। यह भी बताया था कि द्वादश राशि चक्र पर आधारित वृद्ध प्राशर होरा शास्त्र जैसा ज्योतिषीय ग्रंथ सिकंदर के प्रवर्ती किसी प्राशर गोत्रीय ब्राह्मण ने ही लिखा था, न कि वेद व्यास के पिता प्राशर ने। क्योंकि यदि मूल प्राशर ऋषि के समय ये राशियां होती तो उनके पुत्र वेद व्यास क्यों महाभारत ग्रंथ में मात्र नक्षत्रों की ही चर्चा करते। रामायण और महाभारत के दर्जनों ऐसे श्लोकों में राशि कहने वाले एक या दो अंतर्वेशित नकली श्लोकों को छोड़कर सभी स्थानों पर एकमात्र नक्षत्रों का ही उल्लेख है। तो मित्रों, जिस समय द्वादश राशि चक्र का जन्म ही न हुआ था, वैदिक ग्रंथों में उस समय की कही सभी ग्रह नक्षत्र स्थितियों का मिलान यूनानी मूल वाले द्वादश राशि चक्र पर करना निपट मूर्खता ही है। तो इस प्रकार हम चिंतन करने पर विवश हो जाते हैं कि जब उस काल में द्वादश राशि चक्र अस्तित्व में ही नहीं था, तब वैदिक ज्योतिष की कुंडलियां आदि किस प्रकार बनती रही होंगी। थोड़ा ढूंढने पर महाभारत के इस एक उल्लेख पर ध्यान जाता है कि युद्ध पश्चात सम्राट युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के अवसर पर उनके आसन पर एक सर्वतोभद्र चक्र भी बिछा हुआ था। सार्वभौम सम्राट युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय नक्षत्रों पर भी उनका आधिपत्य बताने के लिए ही उनके आसन पर सर्वतोभद्र चक्र बिछाया गया होगा। इस प्रकार इस संकेत की जांच से ज्ञात होता है कि वैदिक ज्योतिष में सर्वतोभद्र चक्र ही ग्रह नक्षत्रों की परस्पर दृष्टियों आदि की विश्लेषण विधि है। इसलिए रामायण, महाभारत आदि वैदिक ग्रंथों में जो सभी ग्रह नक्षत्र स्थितियां कही गई हैं, उनको सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार समझने पर झटपट समझ आ जाती हैं। तो इस प्रकार यह तीसरी बाधा भी पार हो गई। अब चर्चा करते हैं चतुर्थ बाधा की, जिसमें महाभारत में ग्रह नक्षत्र दृष्टियों के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्द वक्र को रेट्रोग्रेड अर्थात प्रतिगामी यानी वापस जाने वाला समझा जाता है। मित्रों, वक्र का वास्तविक वैदिक अर्थ रेट्रोग्रेड नहीं है, अपितु टेढ़ा होता है। जैसे अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा होने के कारण वे अष्टावक्र कहलाए, न कि 8 जगहों से वे उल्टा चल पाते थे, इसलिए अष्टावक्र कहलाए। तो मित्रों, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन
विजय के बाद ही यूनानी खगोल शास्त्रियों ने बेबीलोन का खगोल विज्ञान ग्रहण किया। फिर तारों को उनकी डिग्रियों के अनुसार व्यवस्थित रूप में सूचीबद्ध किया। पहले 296 ईसा पूर्व में टिमोक्रिस ने, फिर 130 ईसा पूर्व में हिप्पार्कस ने तारों की इन डिग्रियों की सूची लिखी थी। डिग्री अर्थात भूवांश। हिप्पार्कस ने ही 130 ईसा पूर्व के वर्नल इक्विनॉक्स अर्थात वसंत विषुव को स्पिका तारे के ठीक विपरीत बताकर अपने राशि चक्र का आरंभ परिभाषित किया था। कहा था कि मेष का आरंभ तब उदय होता है जब स्पिका तारा अस्त होता है। गोलीय त्रिकोणमिति, एक जीवा तालिका जो सूर्य सिद्धांत की जया तालिका बनी, और एक अधिचक्र प्रणाली जो सिद्धांत काल में ग्रह स्थितियों का गणन आधार बनी। ये यूनानी खगोल शास्त्री हिप्पार्कस के ही अन्य विशिष्ट कार्य थे जो बाद में भारत पहुंचे थे। तो इसी प्रकार ग्रह चाल बताने वाले ये प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड शब्द भी सर्वप्रथम यूनानी खगोलविद टॉलमी ने ही 150 ईस्वी में कहे थे और यूनान से द्वादश राशि चक्र जैसे ही भारत भूमि में आयतित हुए। क्योंकि वैदिक ज्योतिष मूलतः विजुअल ऑब्जर्वेशन यानी दार्ष्टिक अवलोकन पर ही आधारित था और ग्रहों की प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड आदि गतियों से अनभिज्ञ था। इन गतियों का ज्ञान कराने वाले खगोलीय प्रेक्षण के समस्त आंकड़े यूनान से ही भारत पहुंचे थे। यूनानियों के इन आंकड़ों और नए नवेले राशि चक्र के रूप में भारतीय खगोल विदों को प्रचुर विषय वस्तु मिल गई थी। इन्होंने इन आंकड़ों का विश्लेषण और परीक्षण कर कुछ संशोधन किए और ग्रह स्थिति कलन की मूल अधिचक्र प्रणाली को विविध सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया। फिर अगले 400-500 वर्ष तक इसे विकसित किया। भारतीय खगोल विज्ञान के इस सिद्धांत काल में अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पैतामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पौलिश सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत मुख्य हैं। मोटे तौर पे वृद्धगर्भ के 253 ईस्वी से लेकर सिद्धांत शिरोमणि के लेखक भास्कराचार्य जो 1150 ईस्वी में हुए उन तक के 900 वर्षीय काल को सिद्धांत काल माना जा सकता है। तो इस प्रकार ज्ञात होता है कि वैदिक ज्योतिष के वक्र शब्द का अर्थ टेढ़ा होता है, न कि प्रतिगामी या रेट्रोग्रेड। तो इस प्रकार यह चौथी बाधा भी निपट गई। तो मित्रों, अभी तक सभी पूर्वाग्रह दूर होकर आपको यह समझ आ गया होगा कि विज्ञान के अनुसार महाभारत युद्ध मोटे तौर पे 1200 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व के बीच कहीं घटित हुआ था। इस अवधि के बीच में जब हम महाभारत युद्ध के काल की खोज करते हैं तो एक 827 ईसा पूर्व का वर्ष ही हमें स्पष्ट तौर पर महाभारत युद्ध का वर्ष ज्ञात होता है। यह 827 ईसा पूर्व का वर्ष 28वें द्वापर युग का अंतिम वर्ष भी था और जिसके अगले वर्ष से 12 वर्षों वाला 28वां कलयुग आरंभ हुआ था। अभी जैसा आप देख सकते हो, यही उस समय का वह सर्वतोभद्र चक्र है जिसे देख देख कर महर्षि वेदव्यास ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को उस समय के अपशकुन बताए थे। तो मित्रों, ये तो था इस वीडियो का पार्ट 1। अभी यहाँ विराम लेंगे और इस चर्चा को इस वीडियो के द्वितीय भाग यानी पार्ट 2 में जारी रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।